देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29 है केस स्टडी का, फिजिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो दिया गया है सीबीएसई बोर्ड द्वारा, उसी का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। उसकी वेलोसिटी v0 है और जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो F है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। वैसे भी कंडीशन होती है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या फिर वेलोसिटी जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में जो मूवमेंट होता है वो सर्कुलर होता है। ऐसा इसने मेंशन भी किया है क्वेश्चन में, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं, ठीक? एक एक्सेस 3 एक्सेस हो गई, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये हमारी x हो जाएगी, ये y हो जाएगी और ये z हो जाएगी, ठीक? अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो डॉट रख दें और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट। इसके पीछे दिखाना चाहते हैं तो क्रॉस बना देते हैं। वही काम हमने किया है। जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, वो हमारा z एक्सिस के नेगेटिव की तरफ है। ये निशान लगाने का मतलब है कि अंदर की तरफ है, ठीक है? ये अंदर की तरफ है। अगर हमारे पास डॉट रखा होता है इसका मतलब बाहर की तरफ होता है। तो ये बताने के लिए जैसे हमारे पास 3 एक्सेस हो गई, ठीक? ये 3 एक्सेस हो गई। तो यहाँ पर जो z है हमारा, ये वाला जो z है ये थोड़ा पीछे नीले की तरफ दिख रहा है, तो ये हम अंदर की तरफ दिखा रहे हैं तो क्रॉस लगाती हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, जो हमारे पास फोर्स है वो ऊपर की तरफ है और जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस की तरफ है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक कहानी ये बताई गई है, पूरा इसमें सब कुछ बताया गया है, ठीक है? ये मूव कर रहा है जो सर्कुलर पाथ पे, उसकी रेडियस क्या है, r0 है। जो टाइम रिक्वायर होता है इसको एक रेवोल्यूशन करने में वो t0 है। इसके बाद F को बताया गया है कि मैग्नेटिक फोर्स है। इसके बिहाफ पे हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से कोई 4 करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ने बोला है कि इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल टू, क्या हो गई, 2v0 हो गई। तब आपको क्या बताना है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी चेंज। तो आपको रेडियस में क्या चेंज आएगा? देखो पहली बात यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल हमारे पास है और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है। इसके बाद ये हम मान लेते हैं पार्टिकल है, ये ऐसे मूव कर रहा है, v0 है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा, अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो उस केस में जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसके मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। कोई भी पार्टिकल अगर सर्किल में घूमता है तो सर्किल में घूमने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वही सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, तभी ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है कॉन्सेप्ट ये होता है, पहले पार्ट का सोल्यूशन देख रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है? अगर ये इक्वल है तभी ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, ये हमारा होता है m v0 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी कितना दिए गए v0 डिवाइडेड बाय और r0, ठीक? क्या होता है r0। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है qvb। यहाँ पर v क्या होगी, v0 होगी और साइन थीटा होगा। क्योंकि ये एक दूसरे के सब परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से v0 हटा दो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से हमारे पास m v0 डिवाइड बाई r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q v, और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, r0 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास m v0 डिवाइड बाई, यहाँ पर v, ये तो v तो हट गया था, b बचा था, यहाँ पर ये b आ गया। तो qb, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है। तो हमारे पास ये फार्मूला आता है, ये फार्मूला हमें सीधे याद होता, ये तो हमने सब आपको बताया कि फार्मूला कहाँ से निकला, केवल हमको ये याद रखना था इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर क्या है कि जो r0 है यानी जो रेडियस है सर्किल की,
वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज कभी चेंज नहीं होगा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। मास पे कोई असर नहीं पड़ता घूमने में, तो मास भी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि पार्टिकल तो सेम है ना। अगर अलग पार्टिकल होता तो उसका मास अलग होता, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो बचा क्या, जो हमारा रेडियस है यानी आर नॉट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के। अब इसने अगर वेलोसिटी डबल की तो रेडियस डबल हो जाएगी, वेलोसिटी हाफ की तो रेडियस हाफ हो जाएगी। जो भी चेंज होगा डायरेक्ट वो रेडियस पे होगा। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसने वेलोसिटी क्या किया है, डबल किया है। जब वेलोसिटी डबल किया है तो रेडियस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले पार्ट का तो आंसर ये हो गया, समझे। अगर हम यहाँ पे रेडियस को हम डबल करते हैं तो वेलोसिटी डबल होती है। फिलहाल क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो रेडियस में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से जो भी चेंज होगा वेलोसिटी में वही चेंज होगा हमारे पास रेडियस में। तो इसने वेलोसिटी डबल की है तो रेडियस हमारी डबल हो जाएगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे करने का तरीका क्या है, पहले हम इसको मान लेते हैं R1, फिर मान लेते हैं R2 इज इक्वल टू होगा V1 इज डिवाइड बाई V2 होगा। अब हमसे क्या पूछा है कि R1 R2 में क्या आएगा, तो V क्या है हमारा, तो V है वो, और V2 क्या है, 2 टाइम्स है V0। तो यहाँ से इसको काट देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 हमारा निकल के आ जाएगा 2R1। R1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R0। तो बस वही, इसी वजह से हमने सीधे आपको बताया कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे बता देंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से जो भी चेंज हमारा वेलोसिटी में होगा वही चेंज हमारा रेडियस में होगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, पहले का आंसर आ गया। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, इसको देख लो फिर सेकंड बताएं। ठीक, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया, तो हम इसको साइड पे लिख भी लेते हैं, बार बार लिखने से अच्छा है ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर आर नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एम वी नॉट डिवाइड बाई क्यू बी। तो ये सीधे अगर हमको याद होता तो हम सीधे क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देते, कुछ ना जाते, क्योंकि हमारे पास रेडियस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस वजह से जो भी चेंज होगा वेलोसिटी में वही चेंज होगा रेडियस में। एक हो गया, अगला पार्ट देखो, अब इसको रफ कर देते हैं। सेकंड पार्ट देखो जरा, सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है हमसे, सेकंड पार्ट में इसने बोला है, ये सेकंड पार्ट है इसका, इसने बोला है कि इफ v जो है हमने वेलोसिटी को क्या किया है, डबल किया है, v नॉट किया है, देन द टाइम रिक्वायर फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन t नॉट विल बी चेंज। मतलब अगर हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया है तो उस केस में हमारे पास जो टाइम था वो कितना लगेगा। ठीक, देखो टाइम क्या होता है, टाइम होता है कि एक रेवोल्यूशन करने में कितना हमको यात्रा, मतलब कितना समय लगा एक रेवोल्यूशन। यानी अगर सर्किल की बात की जाए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को यहाँ पर वापस आने में कितनी टाइम लगेगा, ये हमारे पास फार्मूला क्या आएगा। देखो सर्किल के हिसाब से देखा जाए तो इसकी रेडियस क्या है, रेडियस इसकी आर है, जो कि आर नॉट दी गई है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से मूव करेगा किस वेलोसिटी से, वी नॉट से। फोर्स कौन सा लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये ऐसे रिवोल्यूशन करते हुए चक्कर लगाएगा। एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलेगा, जो सर्किल की रेडियस होगी, जो उसकी क्या होता है पर, क्या कहते हैं पेरीमीटर, जो पेरीमीटर होता है उतना ही तो घूमेगा परिधि। तो इसको घूमने कितना टाइम लगेगा, कितनी डिस्टेंस चलेगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को लगेगी वो कितनी लगेगी, 2 पाई आर नॉट। 2 पाई आर नॉट मतलब है जो इसकी परिधि होगी, जो पेरीमीटर होगा उसी को ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब हमारे पास टाइम क्या होता है, टाइम हमारे पास होता है टी नॉट इज इक्वल टू होता है कितनी डिस्टेंस चली गई है, क्या वेलोसिटी है। कोई भी पार्टिकल अगर टाइम निकालना चाहता है, किसी पार्टिकल का हमको टाइम निकालना है, तो हमें क्या करते हैं कि हम कितने किलोमीटर गए हैं वो डिस्टेंस हो गई, कितने समय में गए हैं,
सॉरी कितनी स्पीड से गए हैं वो डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसका यूज करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टाइम कितना है 2 पाई आर नॉट डिवाइड बाई वी नॉट। अब यहाँ पर किसी ने अगर सोचा, क्या सोचा कि अगर हमारे पास देखा जाए तो टी नॉट जो है वेलोसिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमने अगर वेलोसिटी को बढ़ाया है तो टाइम क्या होगा, टाइम घट जाएगा। टाइम घट जाएगा, कितना घट जाएगा, टाइम हमारा घट के कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा। सेम जितना हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे उतना टाइम हमारा आधा हो जाएगा। लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस भी चेंज होगी। क्यों रेडियस चेंज होगी, अब रेडियस का फार्मूला ऊपर देखो हमने लिखा हुआ है, रेडियस भी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ये फार्मूला आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आर नॉट है वो क्या है, एम वी नॉट क्यू बी। रेडियस पे चेंज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो इसमें रेडियस में चेंज होगा। रेडियस में कितना चेंज होगा, वेलोसिटी के हिसाब से ये चेंज होगा। तो क्या है, यहाँ पर हमें आर नॉट को हटा के इस वैल्यू को रखना होगा। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे टी नॉट पे क्या रिलेशन आ रही है, उसी के ब्याह पे हम आंसर बताएंगे। तो बस सबसे पहले हमारे पास क्या है, टी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2 पाई, ये तो हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पर वेलोसिटी जो थी वी नॉट थी। अब क्या है, आर नॉट की जगह ये वैल्यू रख दो। मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इसकी वजह से इसमें रेडियस में चेंज आ रहा है। तो क्या है, एम वी नॉट डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक है, अब ये वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास टी नॉट क्या आ जाएगा, टी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एम क्यू बी। यहाँ पर एम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उसका मास है, और क्यू क्या है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसका चार्ज है, और ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है। ये हमारा जो क्यू है मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का चार्ज है। ठीक, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है। अब यहाँ पे देखो, मास को कोई नहीं चेंज कर सकता अगर पार्टिकल सेम है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक बार दे दिया गया जितना उतना ही है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं किया गया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसने क्वेश्चन में भी पहले मेंशन किया था। इसका मतलब क्या है, टाइम तो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप एक रेवोल्यूशन लगाएं, 2 रेवोल्यूशन लगाएं, कोई मतलब नहीं है, टाइम डिपेंड ही नहीं करेगा। कितने भी रेवोल्यूशन लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी और उसके चार्ज की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो रेवोल्यूशन पे टाइम का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर किसी ने इस वाले फार्मूले का यूज किया तो वो बता देगा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, और डी लगा के आएगा तो उसको मिलेगा क्या, 0। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ये इससे ये पता चल गया, अगर यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी के रेफरेंस में हमारे पास रेडियस भी चेंज हो रही है। जब रेडियस और वेलोसिटी में कोई रिलेशन नहीं बता सके तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं हो सकता। इस वजह से हमने देखा कि रेडियस का फार्मूला ये होता है, उस रेडियस के फार्मूले को यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि टाइम जो है वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या आएगा आंसर, जो टाइम पहले था वही टाइम अब भी रहेगा, ऑप्शन टी नॉट हो जाएगा। ये समझ गए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से जोर दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा इस वाले फार्मूले का यूज करके गया और यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी पेल देगा, मतलब लगा देगा, तो वो दिक्कत में आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये समझना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेडियस में चेंज आता है। अगर वेलोसिटी चेंज होती है उसको लगाने के बाद यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि टाइम जो है हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। जब डिपेंड नहीं करता है तो जो टाइम पहले था वो टाइम अभी रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन इसको रफ करते हैं। क्लास 12 है भैया जी। अब क्या है देखो, अब इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है क्या कि अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड
इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस बार मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी दी जा रही है वो क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻²। टी का मतलब है टेस्ला, यूनिट है इसकी। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है x i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये है और एक्सेलरेशन ये है। देखो जब भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पे जो नेट फोर्स लग रहा है मास और उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। यानी नेट फोर्स जो है वो नेट फोर्स हमारा क्या होगा, नेट फोर्स Fm जो है वही हमारा मैग्नेटिक फोर्स की तरीके काम करेगा, एक बात। और इसके बाद क्या है, ये सब हमारे पास पार्टिकल जो है, सोल्यूशन देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ठीक। यहाँ पर पार्टिकल था, ये पार्टिकल हमारा ऐसे मूव करना चाहता है, ठीक। इसकी वजह से वेलोसिटी v नॉट हमने दी गई इसमें, और ये हमारा सेंटर मान लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर दें जिससे सेंटर हमारा सही जगह पर सेट हो जाए। सर्किल है ये, अंडा नहीं है, ये हम रेडियस मान लेते हैं। तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है Fm यहाँ पे लग रहा है, ठीक। ये क्या है F, ये जो Fm है हमारा, ये जो F है यही हमारा नेट फोर्स है। क्या है, F जो है हमारा नेट फोर्स है, F जो है Fm जो है नेट फोर्स है। यही फोर्स हमारा मैग्नेटिक फोर्स के तरीके ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जो ma है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स ma के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसका कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया गया था कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। देखो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। समझो बात को। अगर कहीं पर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, Fm इज इक्वल टू होता है हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, Fm इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे दिखेगा, दिख रहा, Q और V, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो सकता है हो सकता है ना हो। फिलहाल तो हमको तीनों ही परपेंडिकुलर दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते। होने को तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कंडीशन कि वो होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि फोर्स इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके पास जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा Fm और मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इतना सा कॉन्सेप्ट लगना था, ये क्वेश्चन हो जाता। क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा किसी भी कंडीशन पे, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक डेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा किसी भी कंडीशन पे। लेकिन इन दोनों में परपेंडिकुलर होने को तो होगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन इसको इन दोनों के परपेंडिकुलर होना ही होगा। अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि अगर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या आता है, परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि cos थीटा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये लिख देना, क्या लिखना, इफ वेक्टर जो हमारे फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और यहाँ पर फोर्स कितना है, ma के बराबर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास ma डॉट m इंटू ए डॉट
मैग्नेटिक फील्ड ये 0 होगा। m हमारा मास है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना है ये दिया हुआ है, तो लिख दो इसमें m तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो m को तो हम 0 कर नहीं सकते। जब m को 0 नहीं कर सकते तो हमारे पास वेक्टर a इंटू वेक्टर b, ये क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक, अब चलो अब यहाँ पे रख दो वैल्यू, b कितना है और a कितना है। b हमारे पास, a हमारे पास है x i कैप प्लस 2 j कैप, ये हमारा b हो जाएगा, वेक्टर a हो जाएगा, और वेक्टर b देख लो, b कितना है 2 i कैप प्लस 4 j कैप इंटू 10 की पावर 2 टेस्ला। ये इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में ये होता है कि i के साथ आया तो 1 आया, j के साथ आया तो 1 आया, k के साथ आया तो 1 आया, और बाकी ये किसी के साथ भी आएंगे डॉट प्रोडक्ट में तो 0 होता है। यानी i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k बराबर 1। बाकी i के साथ j आया तो 0, j के साथ k आया तो 0। तो बस हमको सेम वाला ले लेना है। इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2x, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब x एक्सिस का कोफिशिएंट आ गया है i कैप का, बाकी j कैप का नहीं आया। यहाँ पर x की वैल्यू रखना है, i कैप से मतलब नहीं है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो, इसकी सॉल्व भी ले लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ, और क्वेश्चन तो केवल 5 मिनट का है, देखते ही आंसर आएंगे, लेकिन समझा रहा हूँ आपको कि ये कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। अब अगला देखो क्या कह रहा है। अब अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट ये कह रहा है हमसे, इफ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज अ वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू बी देन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी हमने बोला, अभी आपसे बोल रहे थे कि हमारे पास जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ये डिपेंड नहीं करता, होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो ठीक। वही इसने बोल दिया है कि अगर वो क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, इफ परपेंडिकुलर नॉट अ परपेंडिकुलर, तब क्या होगा देखो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ब्लू पेन का ही यूज करें, यहाँ पर हमारे पास ये है कंडीशन। ठीक, ये कंडीशन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, उसकी डेंसिटी है b, और ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी, ये v है। ठीक, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा ही दिया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब ये जो है इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट हमारा ऐसे जाएगा, तो ये इसके रेफरेंस में क्या आएगा v गले में खिंच, तो ये v, अगर हम इसको v0 मानते हैं तो v0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा cos थीटा, क्या आया v cos थीटा। और यहाँ पर क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर जो आएगा वो v sin थीटा। ठीक, अब देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल क्यों होंगे, क्योंकि एक ही लाइन पे आ गए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स तो लगने से रहा, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। और जब 0 आ गया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देख लो, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास है, क्या नाम है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है क्यू वी क्रॉस बी, या फिर हम कह सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, ये होता है। अब यहाँ पर अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा क्या होगा, 0 होगा। जब मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा तो ये हमारे पास क्या होंगे कि वेलोसिटी पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ का तो काम खत्म, यहाँ पर जो भी कंडीशन होगी इसकी वजह से ऐसे मूव करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स इस पर कोई असर नहीं डालेगा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर क्या है,
ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगेगा क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और कितना लगता है परपेंडिकुलर के केस में, क्योंकि वी नॉट परपेंडिकुलर है किसके, बी नॉट के, तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स Fm जो लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा QVB, इतनी डेंसिटी लगेगी। अब याद रखना जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो उस केस में जो मूवमेंट होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर। यही तो इसने बोला था, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसी के बेस पे, ये मूवमेंट जो है सर्कुलर है। तो ये जो है क्या करेगा, ये सर्किल की तरीके मूव करना चाहेगा, ये ऐसे मूव करना चाहेगा सर्किल के तरीके से। लेकिन ये जो है ये जिम्मेदार है, ये कहेगा हम तुमको आगे ले जाएंगे, और ये कहेगा हम तुमको सर्किल में घुमाएंगे। कहानी वही है कि सर्किल तो बनना चाहता है लेकिन वो आगे भगाना चाहता है। तो सर्किल बनना चाहता है, जैसे सर्किल तो बनाना चाहता हूँ लेकिन ये हमको आगे बढ़ा रहा है, सर्किल तो बनाना चाहता हूँ ये हमको आगे बढ़ा रहा है, ये इसको आगे मूव कराएगा क्योंकि ये इसकी वजह से, इस चार्ज पार्टिकल और इस वेलोसिटी की वजह से ये मूवमेंट होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स इसको कहेगा ऐसे ऊपर क्यों घूमो, तो क्या होगा, ये हमारे पास ऐसे मूव करता रहेगा। तो एक हिसाब से सर्किल घूमना चाहता है लेकिन वो खींच रहा है उसको, तो घूमते घूमते क्या आ जाएगा, ये इसकी कंडीशन ये हो जाएगी। ये कैसा मोशन है, ये हमारे पास हेलिकल है। कैसा है, हेलिकल शेप बनता जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है हमेशा क्या, कि इसकी वजह से ये स्ट्रेट मूव करना चाहता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये सर्कुलर जाना चाहेगा। ठीक, ये सर्कुलर पाथ चाहता है और ये स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में ये घूमेगा ऐसे, ऐसे तो घूमना चाहता हूं मैं लेकिन हमको कोई आगे भी खींच रहा है, तो ऐसे घूमते घूमते मैं ऐसे चलता रहूंगा। तो कहानी कुछ ऐसे ही रहेगी, ये ऐसे घूमना चाहता है लेकिन ये इसको ऐसे ले जाता रहेगा। तो ये जो शेप होगा वो कहते हैं हेलिकल शेप। ठीक, तो देख लो ये भी हो गया मेरा। अब सुनो अगला क्वेश्चन, इसमें हेलिकल शेप आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसमें समय लगा है, लेकिन ये समझ जाओगे तो आगे कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेंगे। अब क्या है अगला लास्ट क्वेश्चन, ये कहता है इफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E इज मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब देखो यार, यूनिफॉर्म का अब पैरेलल बोल दिया है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगा तो उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, फोर्स उसमें जीरो लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो क्या होता है फार्मूला, Fm मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर थीटा जो है अगर ये पैरेलल है वेलोसिटी और वो, तो थीटा जीरो होगा। जब थीटा जीरो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जीरो। अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ इसकी, यहाँ पर जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो इसी जगह पे जा रहा है, इसी के पैरेलल जा रहा है, वैसे जाए या ऐसे जाए लेकिन जा रहा है पैरेलल। ठीक, सेम जा रहा है। जब सेम जा रहा है तो ये हमारे वेलोसिटी जो है और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। एंगल थीटा जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा पैरेलल के केस में। जब पैरेलल के केस में जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा, फोर्स आएगा वो जीरो आ जाएगा। ये क्वेश्चन 5 मिनट की भी नहीं है लेकिन समझाने में आधा घंटा लगा। क्यों लगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको ये पता चल जाए कैसे क्या यूज हुआ है। बाकी हम क्वेश्चन देखते, वो तो पूरी कहानी पढ़ने के बाद क्या था, इसमें रिलेशन कौन सी थी, सिंपल से देख लो। पहले रिलेशन क्या थी, R इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था V नॉट और QB। इसका यूज करते तो पता चल जाता वेलोसिटी और जो रेडियस है आपस में सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन क्या आएगा, जितना वेलोसिटी चेंज होगी उतनी रेडियस। फिर उसके बाद दूसरा क्या यूज करना था, दूसरा हमें यूज करना था T नॉट इज इक्वल टू 2 पाई और V नॉट, सॉरी R नॉट, और इसके बाद क्या था, V नॉट था। अब इसका जब इसमें यूज करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता, T नॉट इज इक्वल टू आ जाता हमारे पास 2 पाई, V से V कट ही जाता M और QB आ जाता। तो इससे क्या पता चल जाता, T डिपेंड ही नहीं करता वेलोसिटी पे, तो ऑप्शन हमारा C आ जाता। फिर उसके बाद क्या था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना था, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता। फिर उसके बाद ये कहानी बन रही थी कि एंगल पे है किसी, तो ये जो शेप बनेगा हेलिकल बनेगा। फिर उसके बाद जीरो, क्योंकि पैरेलल है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारा 5 ही मिनट का था
लेकिन समझने में और समझाने में टाइम लगता है। इस वजह से समझाया है कि कायदे से समझ में आ जाए, बार-बार ना देखना पड़े। फिर भी आपको लगता है कि और स्पीड से कराना चाहिए तो फिर स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना है।